Hi everyone, let us study chemistry and in this video we are going to study about Kohlrash's law. इससे पहले हमने जो लास्ट वीडियो था उसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का बिहेवियर स्टडी किया था विद डाइल्यूशन और उसमें हमने जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लैम्डा नोट एम प्रेडिक्ट किया था बाय डी बाय हक्केल-ओहन-सागर इक्वेशन और जो लैम्डा नोट एम है दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में डिफाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो उसके केस में अब कोलराशिस ने लॉ दिया है जो मोलर कंडक्टिविटीज को डिफाइन करता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज को डिफाइन करता है फॉर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसके केस में ये इनिशियली क्या डिफाइन कर, जो इसकी इनिशियल डेफिनेशन है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए दैट इज द सम ऑफ लिमिटिंग आयन कंडक्टिविटीज। मान लो हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है ए बी और ये ब्रेक होता है ए कैटायन एंड बी एनायन के अंदर, तो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी फॉर ए बी इलेक्ट्रोलाइट दैट विल बी द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर कैटायन ए एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एनायन बी। अब इसके बाद अगर ये हमारे पास ए एक्स और बी वाई है तो ये इस तरीके से ब्रेक होगा ए वाई पॉजिटिव प्लस बी एक्स नेगेटिव और ये जो x और y जो है ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हो जाएंगे। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी वो जो कैटायन की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसको x स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो एनायन की है उसको y स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, जहाँ पे x और y जो हैं ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स थे बैलेंसिंग के लिए जो यूज हुए थे। तो ये डेफिनेशन है कोलराशिस लॉ की कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ cations and anions respectively multiplied by the stoichiometric coefficients where the stoichiometric coefficients are the number of cations and anions present। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को डिफाइन करें, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो वो कैटायन और एनायन का सम हो जाएगी। तो ये भी इक्विवेलेंट जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी। अब इसके बाद इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं कोलराशिस लॉ को, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं। मान लो हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है फॉर NaCl इलेक्ट्रोलाइट और ये गिवन है x और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है BaCl2 के लिए, तो ये गिवन है y। तो जो x जो है ये हो जाएगा लैम्डा नॉट m फॉर Na पॉजिटिव एंड लैम्डा नॉट m फॉर Cl नेगेटिव। ठीक है, या फिर ये इसके लिए हो जाएगा लैम्डा नॉट m फॉर Ba2 पॉजिटिव और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 क्लोराइड आयंस हैं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो लैम्डा नॉट m जो है BaCl2 के लिए ये हो जाएगा लैम्डा नॉट m लैम्डा नॉट Ba2 पॉजिटिव एंड ट्वाइस ऑफ लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। हम दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो कोलराशिस लॉ है उसको बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिटरमिन करने में यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ कोलराशिस लॉ। ठीक है, इसमें सबसे जो फर्स्ट एप्लीकेशन है कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी लैम्डा नॉट m प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो मुश्किल था डी बाय हक्केल-ओहन सागर के जो इक्वेशन में
अब वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि एसिटिक एसिड है, तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता। अब lambda naught M4 CH3 COOH can also be predicted on the basis of कोलरैशस लॉ। अब इसकी केस में क्या होगा, मान लो हमारे पास कोई ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनकी वैल्यू गिवन है, तो हम एडिटिव इफेक्ट से ये वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब जो एसिटिक एसिड के लिए अकॉर्डिंग टू कोलरैशस लॉ जो लैम्डा नॉट एम है, हम उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये सम होगा एनाइन और कैटाइंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज का। अब अगर हमारे पास ये चीज़ है CH3 COOK की वैल्यू गिवन है, तो ये क्या होगा CH3 COO नेगेटिव एंड लैम्डा नॉट K पॉजिटिव, और KCl और HCl की भी गिवन है। मैं ये अदर पेन यूज कर रही हूँ यहीं पे ही। लैम्डा नॉट एम KCl की भी गिवन है, दैट इज K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और लैम्डा नॉट एम HCl की भी गिवन है, that is H positive and Cl negative। एक सेकेंड, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे पेस्ट कर देती हूँ। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन है, तो ये हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। जब हम इसके अंदर ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसके अंदर CH3CO नेगेटिव एनायन है और H पॉजिटिव है हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर, ठीक है। इन दोनों को हम एडिटिव इफेक्ट से इक्वेशन फर्स्ट प्लस थर्ड, अब इक्वेशन थर्ड में फर्स्ट में K पॉजिटिव एक्स्ट्रा है और थर्ड में Cl नेगेटिव एक्स्ट्रा है, तो हम इक्वेशन सेकेंड को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, लैम्डा नॉट ऑफ CH3 COOH का आ जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, CH3 COO नेगेटिव एंड लैम्डा नॉट K पॉजिटिव। इक्वेशन थर्ड में जो है एडिटिव इफेक्ट है जो कैटायन और एनायन H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का, एन माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। तो जो ये जो फैक्टर्स हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, लैम्डा नॉट ऑफ CH3 COOH इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ COO नेगेटिव, और यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। सो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज की हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ये क्वेश्चन है, जो हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज क्वेश्चन के अंदर गिवन है फॉर NaCl दैट इज 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर per mole, and for HCl it is 425.9 Simon centimeter square per mole, and for sodium acetate it is given CH3COONa and it is 91.0 Simon centimeter square per mole, and we have to predict limiting molar conductivity for acetic acid। ओके, दिस इज वेरी सिंपल। जो Na पॉजिटिव है इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और जो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और सिमिलर तरीके से जो सोडियम एसीटेट है उसको हम लिख सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सम फॉर एसीटेट एनायन एंड H पॉजिटिव कैटायन। अब आप देखोगे दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमें एडिटिव इफेक्ट चाहिए तो एसिटिक यहाँ पे आएगा Na पॉजिटिव, ठीक है।
तो अब हम कौन से इक्वेशन को ऐड करेंगे, इस इक्वेशन में CH3CO नेगेटिव है, इसके अंदर है, तो यानी कि हम इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को ऐड कर देंगे और फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी, इसके अंदर कोई स्टोइशियोमेट्री किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में इन्वॉल्व नहीं है, तो जो हमारा रिजल्ट होगा यहाँ से हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 425.9 प्लस 91 माइनस 126.4। तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी फॉर एसिटिक एसिड। ठीक है, अब इसके बाद इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है इन कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखिए ये अभी हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, एंड इट इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी टू दैट ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब लैम्डा नॉट एम हम यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कोलेशियस लॉ के बेसिस पे डिटरमिन कर सकते हैं। लैम्डा एम अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हम जो अल्फा को इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है दैट इज इन कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के जो केस में हमने ओसवाल्ड लॉ के बेसिस पे डिफाइन किया था, वो हमारे लास्ट वीडियो में जो के की वैल्यू डिफाइन की थी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड दैट वाज K is equal to C alpha square divided by 1 minus alpha, where C is the concentration of electrolytes and alpha is the degree of dissociation। तो अगर ये दोनों चीज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में नोन है तो हम वहाँ से डिसोसिएशन कांस्टेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके बेसिस पे कुछ एक एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी हैं, एंड इसके बाद एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चंस गिवन है, जैसे कि मैं ये क्वेश्चन कंसीडर कर रही हूँ, दैट इज एन एनसीईआरटी क्वेश्चन। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोलर एसिटिक एसिड। जो एसिटिक एसिड है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसके केस में कैपा गिवन है, दैट इज कैपा, और वो गिवन है 4.95 इंटू 10 टू पावर -5 इंटू 10 टू पावर -5 साइमन पर सेंटीमीटर। कंसंट्रेशन गिवन है that is 0.001028 molar। ठीक है, now calculate its dissociation constant if lambda naught m for acetic acid is 390.5 Simon centimeter square per mole। ओके, अभी हमें निकालना है इसके केस में जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो डिफाइन करना है, और जो लैम्डा नॉट m है एसिटिक एसिड के लिए वो गिवन है, दैट इज 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी जो ऊपर जो हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे जो स्टडी किया है इसके बेसिस पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अब सबसे पहले हम अल्फा डिफाइन करेंगे, दैट इज लैम्डा m बाई लैम्डा नोट m। लैम्डा नोट m की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है, लैम्डा m को कैसे डिफाइन करेंगे, k बाई सी एम। ठीक है, कैपा बाई सी एम, कैपा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, सी एम की वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पे यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखेंगे हम कि यहाँ पे जो साइमन पर सेंटीमीटर है और जो हमारी यहाँ पे कंसंट्रेशन की यूनिट है वो मोलर में गिवन है, मोलर क्या होता है, मोल पर लीटर। तो अब यहाँ जो ये लीटर है इसको हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैपा की वैल्यू है 4.95 इंटू 10 टू पावर -5 साइमन पर सेंटीमीटर, और जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है 0.001028 मोलर, ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। तो अब जो लीटर है उसको हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे पूरे इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से लैम्डा m की वैल्यू आ जाएगी, ये सोल्व करने पे आएगी 48.15
साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं, लैम्डा एम की भी है, लैम्डा नोट एम की भी है, तो यहाँ से हम अल्फा प्रेडिक्ट कर लेंगे। अल्फा की कोई भी यूनिट नहीं होगी क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है उनकी सेम यूनिट्स हैं। तो ये वैल्यू सोल्व करने पे आएगी 0.123। ठीक है, अब देखो हमारे पास के की यूनिट जो हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ पे कंसंट्रेशन हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है, अल्फा हमने प्रेडिक्ट कर लिया, तो यहाँ से हम के को इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है कोलराशेस लॉ की, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली soluble salt. Calculation of solubility of sparingly soluble salt. What do you mean by sparingly soluble salts? जितने भी पार्शियल soluble salts होते हैं जिनकी solubility स्मॉल एक्सटेंट तक ही रहती है किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, किसी सॉल्वेंट के अंदर, उनको हम बोलते हैं sparingly soluble salts। तो अब नॉर्मली क्या होता है, जो सॉल्युबिलिटी है उसको हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में ही डिफाइन करते हैं। तो हमें पता है जो लैम्डा नोट एम का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या होता है, कैपा बाई कंसंट्रेशन। और जो कंसंट्रेशन जो होता है वो हम मोस्टली यहाँ पे मोलैरिटी के टर्म्स में यूज करते हैं, इनटू 1000 बिकॉज जो कैपा जो होता है उसकी यूनिट्स हमेशा मीटर या सेंटीमीटर में होती है, तो मोलैरिटी को मीटर में, लीटर आता है मोलैरिटी में, उसको सेंटीमीटर मीटर के डायमेंशंस में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मली सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करता है, तो यहाँ पे जो मोलैरिटी जो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, दैट विल डिफाइन द एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो अब हम अगर हमें सॉल्युबिलिटी प्रेडिक्ट करनी है तो हम इस फॉर्मूला से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैपा को लैम्डा नॉट एम से डिवाइड करके।